हाय। हमने क्लास 10th ज्योग्राफी के पहले चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने लगभग इस चैप्टर के कंप्लीट कंटेंट हमने कवर कर लिया था। एक टॉपिक बचा हुआ था, सॉइल इरोजन। आज हम इस वीडियो में सॉइल इरोजन को कवर करेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन के कितने टाइप्स होते हैं, और सॉइल इरोजन को हमें लिमिटेड करने के लिए या उसे रोकने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं सॉइल इरोजन। कह रहा है द डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मतलब जब मृदा का ऊपरी आवरण हट जाता है और पानी या वायु के साथ बह जाता है, यही घटना क्या कहलाती है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है गली इरोजन यानी अवनलिका अपरदन, और दूसरा होता है सीट इरोजन यानी आवरण अपरदन, या उसे कहते हैं परत अपरदन भी कहते हैं। अवनलिका अपरदन के बारे में देख लेते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉयल मेक डीप कैनल्स एज गली। मतलब जब बहता हुआ जल मिट्टी को गली के रूप में काटते हुए बह जाता है। ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि जब बहता हुआ पानी मिट्टी को बहा कर ले जाता है, लेकिन वो एकदम गली जैसा बना देता है। तो ये इरोजन क्या कहलाता है, गली इरोजन। द लैंड्स बिकेम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इट इज़ नॉट बैड लैंड। मतलब अब ऐसी ज़मीन जिस पर बहुत सारे गलीज बने हैं, तो क्या इन गलीज में खेती करना आसान होगा? नहीं, यहाँ पर हल चलाना भी कठिन होगा। इसलिए इन्हें कहते हैं बैड लैंड, यानी हिंदी में कहते हैं उत्खात भूमि, जो कि एमपी का चंबल वाला क्षेत्र है, जो गली इरोजन के लिए काफ़ी जाना जाता है, और वहाँ पर ऐसे बैड लैंड्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं सीट इरोजन यानी परत अपरदन। In such cases, when the topsoil washed away as water flow as a sheet over large area down a slope, इसका मतलब कि जब किसी लार्ज एरिया पर पानी के माध्यम से मिट्टी का टॉप सॉइल ऊपरी परत ही लेयर बह जाता है, तो ये इरोजन सीट इरोजन कहलाता है। ऐसे मामले में जब पानी एक विस्तृत क्षेत्र पर ढलान के नीचे चादर के रूप में बहते हुए ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाती है, तो इसे कहते हैं सीट इरोजन। मतलब अब देखो, हमने देखा कि सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन के टाइप्स क्या होते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब जब मिट्टी के ऊपरी परत का बह जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। इरोजन टू टाइप्स के होते हैं, एक गली इरोजन, दूसरा सीट इरोजन। गली इरोजन का मतलब जब बहता हुआ जल गलीज बना लेता है, नालियाँ बना लेता है, और नालियाँ बना लेता है तो इस इरोजन को हम कहते हैं गली इरोजन। अब नालियाँ बना लेगा तो ऐसे बहुत सारे यदि आकृति स्थलाकृति बन गई लैंड पर, ज़मीन पर, तो वो ज़मीन एग्रीकल्चरल योग्य नहीं रहती, इसलिए इसे कहा जाता है बैड लैंड। सीट इरोजन का मतलब जब पानी के माध्यम से किसी टॉप सॉइल का ऊपरी लेयर ही बह जाता है, इसे कहते हैं सीट इरोजन। अगला पॉइंट हम देखेंगे, वेज टू रिस्ट्रिक्ट इरोजन। अपरदन को रोकने के क्या क्या तरीके हैं। पहला है कंटूर प्लाविंग, समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करना। समोच्च रेखा कंटूर प्लाविंग से कैसे इरोजन रुक जाता है। ये कंटूर प्लाविंग ज़्यादातर ढलान वाले स्लोप एरिया में होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्लोप एरिया है, अब यहाँ पर कंटूर प्लाविंग का मतलब कि यहाँ पर जब हल चलाया जाएगा तो इस स्लोप एरिया के ढलान की तरफ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके समानांतर किया जाएगा। ऐसे ये कंटूर प्लाविंग, ताकि यदि बारिश के साथ बारिश हुई और बारिश का पानी धीरे धीरे बहेगा, तो इससे सॉइल इरोजन हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन मतलब सीढ़ीदार खेती। ये ज़्यादातर कैसे क्षेत्रों में होता है, माउंटेनियस एरिया में, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में ढलानों पर सीढ़ीदार बनाना। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ क्षेत्र है, अब इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर करना होगा तो धीरे धीरे इसके बीच बीच में कई हम स्टेप्स के रूप में खेती करते हैं, और ये जो स्टेप्स है इन्हीं पर हम खेती करते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन के बारे में एक बात आप ध्यान रखना कि टेरेस कल्टीवेशन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर माउंटेनियस रीजन हो। तीसरा तरीका है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, लिविंग स्ट्रिप ऑफ ग्रास बिटवीन क्रॉप्स। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब जैसे मान लो कि एक कोई ज़मीन है, उस यहाँ पर हमने आलू की फसल लगा दी है, तो आलू की फसल के बीच में कुछ तो जगह खाली होता है। ये आलू की फसल वाला क्षेत्र तो इरोजन वाले क्षेत्र को इरोजन को रोकेगा, लेकिन ये बीच में जो क्षेत्र बचा है
यहाँ भी हम मान लीजिए आलू लगाएं, लेकिन बीच में यहाँ पर कुछ तो जगह खाली रहता है। जब ये क्षेत्र खाली रहता है तो ये भी तो इरोजन के लिए काफ़ी वल्नरेबल है। तो इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, घास लगा देते हैं, घास की पट्टियाँ लगा देते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है। तीसरा है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट का मतलब ये भी इरोजन को रोकने के लिए काफ़ी कारगर है। शेल्टर बेल्ट का मतलब मान लीजिए कोई हमारा खेत है, अब खेत है तो अब यहाँ पर इरोजन को रोकने के लिए यहाँ पर पेड़ पौधों की एक बेल्ट लगा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो हवाएं पेड़ के साथ टकराएंगी तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हवाएं जैसे ही पेड़ पौधों को क्रॉस करके आएंगी तो यहाँ पर उनकी स्पीड ही नहीं होगी। तो जो हवाएं पहले तेज़ होने के कारण इन मिट्टियों को बहा ले जा सकती थी, अब वो मिट्टियाँ बही नहीं पाएंगी। तो ये तरीके हो सकते हैं। तो कंट्रोल प्लाविंग के माध्यम से इरोजन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के पूरे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब इस चैप्टर के आधार पर हम बुक में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, देख लेते हैं क्या हम जितना भी पढ़े उसके आधार पर इन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। हमने लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण पढ़े थे, जैसे माइनिंग पढ़े थे, इसके बाद हमने पढ़ा था ओवर इरिगेशन, इसके बाद ओवर ग्रेजिंग पढ़े थे। तो पंजाब में उस लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। पहला है इंटेंस कल्टीवेशन, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तीसरा ओवर इरिगेशन और चौथा है ओवर ग्रेजिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओवर इरिगेशन यानी अत्यधिक सिंचाई। क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ही ने उठाया, और वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ की जो लैंड है वो डिग्रेड हो गई, उसकी उत्पादक क्षमता कम हो गई। दूसरा प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस। टेरेस कल्टीवेशन यानी सीढ़ीदार खेती। अभी जस्ट हमने देखा कि सीढ़ीदार खेती हिमालय क्षेत्र में या माउंटेनियस रीजन में होता है। तो इसमें सभी सही जवाब क्या होगा, पंजाब में तो कोई माउंटेनियस रीजन है ही नहीं, उत्तर प्रदेश से तो प्लेन एरिया है, हरियाणा में भी नहीं है, माउंटेनियस रीजन क्या है, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। मतलब इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। इन 4 विकल्प में से आपको बताना है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान और चौथा है झारखंड। तो उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर तो एलुवियल सॉइल पाया जाता है, राजस्थान में डेजर्ट सॉइल और झारखंड में कौन सा सॉइल पाया जाता है, यहाँ पर भी एलुवियल और प्लेटू वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर रेड सॉइल का भी कुछ असर दिखता है। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कौन सा सॉइल पाया जाता है, महाराष्ट्र क्योंकि दक्कन प्लेटू पर है, तो यहाँ पर पाया जाता है ब्लैक सॉइल। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लिया है। केवल 3 प्रश्नों से रिवीजन इस चैप्टर का नहीं हो पाएगा, तो हम जल्द ही आपके लिए 20 से 25 प्रश्नों की एक सीरीज लाएंगे जो कि इसी चैप्टर पर आधारित होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज़रूरी होंगे, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि प्रैक्टिस करने से पहले आप उसे रिवाइज करके ज़रूर आना, तब आपके लिए वो सेशन हेल्पफुल रहेगा।